हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक वरु आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारी इस यूट्यूब चैनल में आप अगर गेट एसएससी जेई विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल में उसकी प्रिपरेशन के रिलेटेड सारे के सारे जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगे। यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिकल के जो बहुत सारे टॉपिक्स है उसमें से कुछ टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में ही आज के वीडियो में जो आगे के वीडियो में हमने ओवरहेड लाइंस के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखे थे, तो आज के वीडियो में भी हम ओवरहेड लाइंस के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उसके पार्ट 5 के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, साथ में ही अगर आप जो गेट या ईएससी एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सबके लिए अन एकेडमी जो है वो बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म आपके लिए प्रोवाइड करेगा, जहां पे अन एकेडमी में आपको जो डेली स्कॉलरशिप टेस्ट है गेट एंड ईएससी की, वो डेली स्कॉलरशिप टेस्ट में आप फ्री ऑफ कॉस्ट अन एकेडमी ऐप से एनरोल कर सकते हो, उसमें आप हिस्सा ले सकते हो। और उस टेस्ट में आपको हिस्सा लेने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे दिखाई गई है, तो उस प्रोसेस को फॉलो करके आप अन एकेडमी की गेट एंड ईएससी की जो डेली स्कॉलरशिप टेस्ट है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। साथ में ही अन एकेडमी के द्वारा एसेंस फॉर गेट 2024 एंड इवोल्व फॉर गेट 2023 की जो बेचेस है वो बेचेस मार्च 2 2022 से स्टार्ट होने जा रही है। इस बैच में आप हिस्सा ले सकते हो। तो जो गेट की प्रिपरेशन के लिए अगर आप सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हो, अगर आप केमिकल ब्रांच से बिलोंग करते हो या इसी ब्रांच से बिलोंग करते हो, और साथ में इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी गेट के प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी में एसेंस्ड और इवोल्व जो बैचेस है वो मार्च 2 2022 से स्टार्ट होने जा रही है। तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो, और एनरोलमेंट करने के लिए आपको अनअकैडमी की जो ऐप है उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, और वहाँ पे आप अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है उस सब्सक्रिप्शन को आप एनरोल करो, और उसमें जो उसकी सब्सक्रिप्शन फीस है उस फीस को पेड करने के टाइम आप हमारा जो कोड है DMV10 उस कोड का यूज़ करके आप अपनी सब्सक्रिप्शन की जो फीस है उस फीस में 10% ऑफ जो है वो अवेल कर सकते हो। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरीज है, आपको कुछ डाउट है, तो उसके लिए यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उस नंबर पे आप कॉल करके आपकी क्वेरी, आपके डाउट अनअकैडमी की बैच में एनरोलमेंट के टाइम जो क्वेरीज और डाउट है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आप जल्दी से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें, और उसमें आपके रिलेटेड ब्रांच की गेट की प्रिपरेशन के लिए आप जो बैचेस है उस बैच में जो आप अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसेंस, और 2023 गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इवोल्व बैचेस में आप पार्टिसिपेट करें, और अपना एनरोलमेंट प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप ले, और साथ में हमारा कोड DMV10 का यूज़ करना ना भूले, जिससे आपको 10% फ्लैट ऑफ जो है वो आपको आपकी सब्सक्रिप्शन फी में मिलेगा। यहाँ पे आपको जो बेस्ट एजुकेटर है उस एजुकेटर के थ्रू आपको अपनी गेट की प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन में आपको बूस्टअप मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम हमारे वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम ओवरहेड लाइंस की जो बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ओवरहेड लाइंस का सबसे पहला एमसीक्यू आपको दिया हुआ है। इन ट्रांसमिशन लाइंस वी जनरली यूज क्रॉस आर्म्स मेड ऑफ। ट्रांसमिशन लाइंस जो है उसमें हम जनरली जो क्रॉस आर्म का यूज करते हैं वो क्रॉस आर्म कौन से मटेरियल से बना हुआ होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी स्टील एंड ऑप्शन डी आरसीसी। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइन के क्रॉस आर्म से वो बेसिकली हम देखें तो स्टील मटेरियल के बने हुए होते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी स्टील। सो वी कैन से दैट in transmission lines we generally use cross arm made of steel, so option C is the correct answer. Now the next MCQ is given, the insulators may fail due to। जो इंसुलेटर का हम यूज करते हैं वो इंसुलेटर कौन से रीजन से फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए फ्लैश ओवर, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी डिपोजिशन ऑफ डस्ट, एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ दी अबो। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी एनी ऑफ दी अबो।
बिकॉज यहाँ पे फ्लैश ओवर, शॉर्ट सर्किट या डिपोजिशन ऑफ डस्ट, इन कोई भी रीजन के कारण जो आपके इंसुलेटर से वो फेल हो सकते हैं. सो ऑप्शन डी, एनी ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 3. इन ओवरहेड लाइंस वी जनरली यूज, ओवरहेड लाइंस में जनरली हम कौन सी चीज का, किस चीज का यूज करते हैं? ऑप्शन हमें दिए हुए हैं. ऑप्शन ए कॉपर कंडक्टर, ऑप्शन बी SCSR कंडक्टर, ऑप्शन सी ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो. दैट मीन्स कि जो ओवरहेड लाइन्स है उस ओवरहेड लाइन्स में हम कौन से कंडक्टर का यूज करते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ACSR कंडक्टर्स. दैट मीन्स ओवरहेड लाइन्स में जनरली हम ACSR कंडक्टर्स जो है उसका यूज जो है वो हम करते हैं. बट इसके पीछे का रीजन क्या है? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो ASCR जो कंडक्टर है, ACSR जो कंडक्टर है, दैट मीन्स SCSR मीन्स एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स. So in SCSR conductor, the steel core takes a greater percentage of mechanical stress, and while aluminum carries the bulk current. That's why in overhead lines generally use SESR conductors. So option B is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 4. The conductor used in high tension overhead lines are. जो हाई टेंशन ओवरहेड लाइन्स है उसमें किस टाइप के कंडक्टर जो है उसका यूज हम करते हैं? ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए गए हैं. ऑप्शन ए स्ट्रैंडेड कंडक्टर, ऑप्शन बी सॉलिड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए स्ट्रैंडेड कंडक्टर. दैट मीन्स जो हाई टेंशन ओवरहेड लाइन्स है उस हाई टेंशन ओवरहेड लाइन्स में स्ट्रैंडेड टाइप जो कंडक्टर है उसका यूज हम करते हैं. सो ऑप्शन ए स्ट्रैंडेड is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 5. ACSR conductors having 70 aluminum conductor and 6 steel conductor will be specified as. हमारे पास अगर ACSR कंडक्टर हो और उसमें हम 70 एल्यूमिनियम कंडक्टर का एंड 6 स्टील कंडक्टर का यूज करते हैं तो उसको हम किस तरह से स्पेसिफाइड करते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन हमें दिए गए हैं. ऑप्शन ए 70/6, ऑप्शन बी 6/70, ऑप्शन सी 70/76 एंड ऑप्शन डी 6/76. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 70/6. दैट मीन्स अगर आपको SCSR कंडक्टर के लिए ऐसा 70/6 दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि आपका जो SCSR कंडक्टर है उसमें 70 एल्यूमिनियम कंडक्टर एंड 6 स्टील कंडक्टर का यूज जो है उस वो हुआ है. सो यहाँ पे जो हमारा MCQ है उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 70/6. नाउ द नेक्स्ट MCQ, दैट इज MCQ नंबर 6. The most commonly used material for insulators of overhead transmission line is. ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के जो इंसुलेटर है उसके लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल है वो कौन सा है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं. ऑप्शन ए माइका, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी PVC एंड ऑप्शन डी पोर्सेलिन. तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी पोर्सेलिन. दैट मीन्स जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस जो है उसके जो इंसुलेटर है वो बेसिकली पोर्सेलिन मटेरियल से बने हुए होते हैं. बट पोर्सेलिन मटेरियल का ही यूज़ यहाँ इंसुलेटर में क्यों होता है? तो उसके लिए हम बोल सकते हैं द पोर्सेलिन इज मैकेनिकली स्ट्रोंगर देन ग्लास एंड further it gives less trouble from leakage and less affected by temperature variation, and that's why this is the reason behind that we can use a porcelain as a insulator material in overhead transmission lines. So our correct answer is option D porcelain. Now the next MCQ, that is MCQ number 7. The string efficiency of a high voltage AC transmission line is about. जो हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन लाइन है उसकी जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो जनरली कितनी रेंज में हमें मिल सकती है? ऑप्शन हमें दिए हुए हैं. ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 40% एंड ऑप्शन डी 10%. यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 80%. सो वी कैन से दैट द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ अ हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन लाइन इज अबाउट 80%. सो ऑप्शन ए 80% is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 8. The maximum tension in a section of overhead line conductor between two support of unequal height occurs at.
दैट मीन्स आपके पास जो ओवरहेड लाइन है उसके जो कंडक्टर है वो दो सपोर्ट, टू सपोर्ट, अनइक्वल हाइट के जो दो सपोर्ट है उसके बीच में इस कंडक्टर को यहाँ पे लगाया हुआ है। तो उसमें कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें मैक्सिमम टेंशन हमें देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है द हायर सपोर्ट, ऑप्शन बी द लोअर सपोर्ट, ऑप्शन सी मिड पॉइंट ऑफ कंडक्टर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए द हायर सपोर्ट। दैट मीन्स जो अनइक्वल सपोर्ट, अनइक्वल हाइट के जो सपोर्ट है उसके बीच में जो कंडक्टर रहेगा उस कंडक्टर में जो मैक्सिमम टेंशन जो सेक्शन में देखने को मिलेगा वो हमें हायर सपोर्ट के साइड में देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन ए द हायर सपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 9. The string efficiency of a string of suspension insulator is dependent on. यहाँ पे जो सस्पेंशन इंसुलेटर है, सस्पेंशन इंसुलेटर की जो स्ट्रिंग है उसकी जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट रहेगी? ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए साइज ऑफ इंसुलेटर, ऑप्शन बी नंबर ऑफ डिस्क इन द स्ट्रिंग, ऑप्शन सी साइज ऑफ टावर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी नंबर ऑफ डिस्क इन द स्ट्रिंग। दैट मीन्स अगर हम सस्पेंशन इंसुलेटर की स्ट्रिंग लेते हैं वो तो उस स्ट्रिंग की जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है वो उस स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ डिस्क इंसुलेटर हमने यूज की है उस पर वो डिपेंडेंट रहेगी। सो ऑप्शन बी नंबर ऑफ डिस्क इन द स्ट्रिंग इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं द इनइक्वालिटी इन वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द डिस्क ऑफ द स्ट्रिंग डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिस्क। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नंबर ऑफ डिस्क इन द स्ट्रिंग। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 10। यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है द नंबर ऑफ डिस्क इन अ स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर्स फॉर 400 किलोवोल्ट एसी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन लाइज इन द रेंज ऑफ। यहाँ पे आपको जो इंसुलेटर की जो स्ट्रिंग है उसके बारे में पूछा हुआ है कि 400 किलोवोल्ट एसी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आपको दी हुई है और उसमें जो इंसुलेटर की स्ट्रिंग है उसमें कितने नंबर ऑफ डिस्क अवेलेबल रहेंगे, कितने उसकी रेंज जो है वो कितनी रहेगी। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए दिया हुआ है 32 टू 33, ऑप्शन बी 22 टू 23, ऑप्शन सी 15 टू 16 एंड ऑप्शन डी 9 टू 10। तो यहाँ पे हम इसका कैलकुलेशन देखें तो हम बोल सकते हैं ईच डिस्क इज यूजुअली डिजाइन फॉर 11 किलोवाट, राइट। दिस इज द बेसिक थंब रूल that in the insulator string each disk is usually designed for 11 kV. Now the voltage across string that is equal to phase voltage, and here the 400 kilovolt AC overhead transmission line हमें दिया हुआ है, that means this is the line voltage. If we convert this 400 kilovolt into phase voltage, then 400 by root 3, so voltage across string that is 231 kilovolt. Now the number of disk that is equal to 231 divided by 11 kV because the each disk designed for 11 kV. So 231 kilovolt divided by 11 kilovolt, that is nearly equal to 21. And if we see the answer nearby to 21, that is 22 to 23. So option B 22 to 23 is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 11. What type of insulator will be used if the direction of the transmission line is changed? अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन है एंड उस ट्रांसमिशन लाइन की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो उस टाइम पे किस टाइप के जो इंसुलेटर है उसका यूज हमें करना चाहिए? ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए स्ट्रेन टाइप, ऑप्शन बी पिन टाइप, ऑप्शन सी सस्पेंशन टाइप एंड ऑप्शन डी शैकल टाइप। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए स्ट्रेन टाइप। दैट मीन्स अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास है और उस ट्रांसमिशन लाइन की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो उस टाइम पे वहाँ पे स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर जो है उसका यूज हमें करना चाहिए। सो ऑप्शन ए स्ट्रेन टाइप इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 12. If the frequency of a transmission system is changed from 50 Hz to 100 Hz, the string efficiency. ट्रांसमिशन सिस्टम हमारे पास है, उसकी फ्रीक्वेंसी हम अगर 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो उस टाइम पे जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है उसमें क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा? ऑप्शन हमारे पास है। ऑप्शन ए विल इंक्रीज, ऑप्शन बी विल डिक्रीज,
ऑप्शन सी विल रिमेन अनचेंज्ड एंड ऑप्शन डी विल बी ए और बी डिपेंडिंग अपॉन द लाइन पैरामीटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी विल रिमेन अनचेंज। दैट मीन्स कि ट्रांसमिशन सिस्टम की फ्रीक्वेंसी में अगर कोई चेंजेस मिलता है, दैट मीन्स अगर स्टार्टिंग में 50 हर्ट्ज है और बाद में हम 100 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी कर देते हैं, तो उस वक्त स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो है उस स्ट्रिंग एफिशिएंसी में कोई भी चेंज हमें देखने को मिलेगा नहीं। सो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा विल रिमेन अनचेंज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 13। यहाँ पे आपको बोला हुआ है द रिसीविंग एंड पावर फैक्टर ऑफ अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज चेंजिंग फ्रॉम लैगिंग टू लीडिंग। रिसीविंग एंड जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग से लीडिंग में चेंज हो रहा है। सो उस टाइम पे द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द लाइन विल, तो उस टाइम पे लाइन का जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसमें क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रिसीविंग एंड पावर फैक्टर स्टार्टिंग में लैगिंग था, बाद में वो लीडिंग हो रहा है, तो जो रेगुलेशन है लाइन का उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए रिमेन सेम, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी डिक्रीज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी डिक्रीज। दैट मीन्स रिसीविंग एंड पावर फैक्टर अगर लैगिंग से लीडिंग हो रहा है तो उस टाइम पे जो ट्रांसमिशन लाइन की जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो रेगुलेशन डिक्रीज होगी। बट इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आपको फॉर लैगिंग पावर फैक्टर आपको वोल्टेज रेगुलेशन का इक्वेशन दिया हुआ है एंड लीडिंग पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन का इक्वेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान में ले तो हम इस सब से हम जो नीचे आपको 4 पॉइंट ए बी सी डी दिए हुए हैं वो कंक्लूजन हम ले सकते हैं। फर्स्ट आपको दिया हुआ है व्हेन द लोड पावर फैक्टर इज लैगिंग और यूनिटी or such a leading that IR cos phi r that is greater than IXL sin phi r, then the voltage regulation is positive. That means receiving end voltage VR will be less than the sending end voltage VS. Second conclusion दिया हुआ है for a given VR and I, that means receiving end voltage and current आपको दिया हुआ है उस टाइम पे the voltage regulation of the line increases with the decrease in power factor for lagging load. थर्ड कंक्लूजन आपके पास है व्हेन द लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग टू दिस एक्सटेंड दैट आई एक्सएल साइन फाई आर इज ग्रेटर देन आई आर कोस फाई आर, देन द वोल्टेज रेगुलेशन इज नेगेटिव। दैट मीन्स रिसीविंग एंड वोल्टेज वी आर इज मोर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस। And the last conclusion is that for a given VR and I, the voltage regulation of the line decreases with the decrease in power factor for a leading loads. And based on this both equation, we can say that if the power factor is changing from lagging to leading, at that time the voltage regulation of line will decreases. So option C decreases is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 14. The voltage regulation of a transmission line is greatest for, ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन कौन से टाइम पे अथवा और वी कैन से कौन से पैरामीटर के लिए हमें ग्रेटेस्ट सबसे हाईएस्ट मिलेगा। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए लैगिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन बी लीडिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए लैगिंग पावर फैक्टर। दैट मीन्स वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो हमें लैगिंग पावर फैक्टर के ड्यूरेशन में हमें ग्रेटेस्ट मिलेगा, सबसे ज़्यादा मिलेगा। सो ऑप्शन ए लैगिंग पावर फैक्टर इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 15। द लाइन रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इन अ ट्रांसमिशन लाइन आर रिलेटेड एज। ट्रांसमिशन लाइन में जो लाइन रेजिस्टेंस आर है और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल है उसको हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं दोनों को। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए एक्सएल इज इक्वल टू आर, ऑप्शन बी एक्सएल दैट इज ग्रेटर देन आर, ऑप्शन सी एक्सएल लेस देन आर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी एक्सएल इज ग्रेटर देन आर। सो वी कैन से दैट द लाइन रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल in a transmission line are related as a XL greater than R. That means इंडक्टिव रिएक्टेंस XL की वैल्यू रेजिस्टिव जो रेजिस्टेंस है R उससे हमेशा ज़्यादा रहेंगी फॉर द ट्रांसमिशन लाइन। सो ऑप्शन बी XL ग्रेटर देन R इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ओवरहेड लाइंस के जो इम्पोर्टेंट MCQ थे उसके पार्ट 5 के बारे में डिस्कस किया। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि जिससे उन्हें भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। एंड अगर आपके कोई डाउट्स हो, आपके कोई सजेशंस हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और हमारी यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ये सारे के सारे एमसीक्यू रिलेटेड जो वीडियोज़ है, उस वीडियोज़ की प्रिपरेशन के लिए अगर आपको उसकी पीडीएफ मटेरियल चाहिए या आपको डे टू डे हमारे चैनल के बारे में अपडेट्स चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक यहाँ पे दी गई है, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो।